हाँ बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स है। और इसमें क्या है, ये हमारी कौन सी यूनिट है? यूनिट 8 है। तो सबसे पहले आप लोग नोट करने के लिए कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और साथ ही साथ में नोट भी करते रहिएगा तो समझते रहिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, आपको बताएं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11, ठीक है। और इसमें क्या करना है, एक एक लाइन इस पे हम गौर करेंगे। सबसे पहले इसमें एक पॉइंट लिखा है इंट्रोडक्शन में, ये देखिए जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन में देखिए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी इसमें इन्वॉल्व है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या अंतर है समझिए ध्यान से। सबसे पहले ये बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, सबसे पहले जो सिंथेसाइज किया गया था लैब में, कौन सा है? ऑर्गेनिक कौन सा है हमारा कंपाउंड? वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है अमोनियम साइनेट, जिसको गर्म करके थर्मल डिकम्पोजिशन, लेकिन ये रीअरेंज हो गया, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। अगर आप ध्यान से देखो, अमोनियम साइनेट को अगर आप हीट करेंगे, ये थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं कहेंगे, इसे रीअरेंजमेंट कहेंगे। रीअरेंज हो गया, यूरिया बन गया। क्या बन गया? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गए, यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदला गया। और किसने बदला था? ये बोलर ने। किसने बदला था? तो ये सबसे पहले देखिए, अमोनियम साइनेट को हीट करने पर रीअरेंज हो गया, यूरिया बन गया, NH2CONH2, NH2CONH2। ये पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको सिंथेसाइज किया गया था लैब में। किससे बनाया गया था? अमोनियम साइनेट से। इसे आप नोट कर सकते हो। अमोनियम साइनेट का फार्मूला, अमोनियम का फार्मूला है NH4+ और साइनेट का फार्मूला है CNO-। साइनेट, साइनाइड क्या होता है? Cn- साइनेट। तो इस तरीके से बन गया अमोनियम साइनेट, NH4CNO। तो NH4CNO को गर्म करेंगे तो यूरिया बन गया, NH2CONH2। और आपको बता दें, यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है? याद है 46.67% नाइट्रोजन होता है। ये कैलकुलेट करना आता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया? ठीक है, परसेंटेज नाइट्रोजन की 14 कितना हो गया? 28। तो 28/60 × 100, यानी पूरा मोलर मास इसका 60 है, उसमें से कितना हमारा है? 28 ग्राम नाइट्रोजन है, तो 28 ग्राम आउट ऑफ 60। तो परसेंटेज निकल के आ गया 46.7%। समझ आ गया बेटा? तो इस तरीके से सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अमोनियम साइनेट से क्या बनाया गया है? यूरिया बनाया गया। अमोनियम साइनेट का फार्मूला क्या है? NH4CNO। CNO को क्या कहते हैं? CNO-, इसे हम साइनेट आयन कहते हैं। ठीक है बच्चा? अब देखिए, समझने के लिए एक चीज अच्छी है कि आपको ये आना चाहिए यहाँ पर कि साइनेट का स्ट्रक्चर क्या होगा। बनाइए साइनेट का स्ट्रक्चर। साइनेट जानते हो, CN बनाना सबको आता है। CN, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। इसके पास कार्बन पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर से ले लिया, माइनस हो गया, इसके पास ये लोन पेयर बचा। अब ये साइनाइड है। क्या है ये? साइनाइड। अब साइनाइड को ऑक्सीजन को जोड़ना है, तो ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 होते हैं, ये लोन पेयर इसको देगा, ये जोड़ लिया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया। दिस इज ए साइनाइड, साइनेट। क्या बन गया ये? साइनेट। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि बात को, नाइट्रोजन में 4 बॉन्ड बन रहे हैं नाइट्रोजन के पास, 3 तो रियल वैलेंसी होती है नाइट्रोजन की, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया, इसलिए नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। इससे ये प्रूफ होता है। ठीक है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, लेकिन मैक्सिमम वैलेंसी कह सकते हो या मैक्सिमम कोवैलेंसी कह सकते हो कितनी होती है? 4। तो नाइट्रोजन अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। ठीक है, जबकि फास्फोरस उसी फैमिली में 5 बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन केवल 4 बॉन्ड बना पाएगा। 3 तो शेयरिंग वाले और एक लोन पेयर से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। तो आपको क्लियर कट होना चाहिए स्ट्रक्चर भी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है
कि भाई टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। इधर देखिए ध्यान से, आप किसी भी पेपर, किसी भी एग्जाम को देने जाइए, पेपर में प्रश्न घुमाया जा सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं घुमाया जा सकता है। बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर पेपर को तोड़ सकता है। और ये बात आपको बता दें कि एनसीईआरटी चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, अगर आप उसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ना तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा और आप बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इधर देखो बेटा, अभी इधर देख लो, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, नेक्स्ट टॉपिक। इसमें क्या लिखा है? टेट्रा वैलेंसी का मतलब बेटा क्या होता है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है? 2,4 हमें पता है कि कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, कार्बन में चैन बनाता है, इसलिए बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन ही मेन चीज है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये देखिए एथिलीन, एथाइन और मेथेन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। एल्केन में sp3 हिब्रिडाइजेशन है, एल्कीन में sp2 है, एल्काइन में sp हिब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी आता है। हिब्रिडाइजेशन आप जानते हो बेटा। ठीक है, तो एल्केन में कौन सा हिब्रिडाइजेशन है? sp3, इसमें sp2 है, इसमें कौन सा है? sp है। आगे आते हैं, इसमें आप अगर ध्यान से देखें, हिब्रिडाइजेशन के बारे में बात किया गया पूरा। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, इतना पढ़ने का टाइम नहीं है तो मैं शॉर्ट में बता दूं। इसमें बताया गया है एसिडिक कैरेक्टर। ऑलरेडी हमने आपको हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि भैया sp हिब्रिडाइजेशन में सबसे ज्यादा s कैरेक्टर होता है। आपको याद है sp, sp2 और sp3। इसमें s कैरेक्टर तुम्हारा 50% है, इसमें s कैरेक्टर हमारा 33.33% है, इसमें 25% है। तो s कैरेक्टर अगर बढ़ेगा, s कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। मतलब s कैरेक्टर बढ़ने से उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। बड़े ध्यान समझिएगा, बिल्कुल A to Z बताने जा रहे हैं, इसलिए एक बात को समझिएगा। S कैरेक्टर का बढ़ने से क्या होता है बेटा? उस कार्बन का साइज छोटा हो जाता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो बताओ किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? एल्केन की, एल्कीन की, एल्काइन की बेटा? एल्काइन में क्या है? एल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है? 3, इसमें डबल, इसमें सिंगल। तो बेटा sp हिब्रिडाइजेशन एल्काइन में होता है तो s कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो देखो s कैरेक्टर लिखा है इसमें, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर s कैरेक्टर बढ़ेगा उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पोलैरिटी आ जाएगी, इसलिए उसमें एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है। जैसे एल्काइन में टर्मिनल हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम एसिटिलाइड बनाता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये वही चीज बता रहा है पूरा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रॉब्लम नंबर 8.1। अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो 100% आएगा। प्लीज एक शब्द होता है ना, बड़े ध्यान से समझिए, मन लगा के समझिए। प्रॉब्लम नंबर 8.1। अब प्रॉब्लम नंबर 8.1 में क्या कह रहा? हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा देखो, आप इसमें आप बता सकते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। आई थिंक ये बहुत ही आसान है, आप बता सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसमें आपको बस एक चीज आनी चाहिए बच्चों, जब भी आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाना हो या किस तरह का हिब्रिडाइजेशन है कार्बन में ये निकालना हो, तो आप उस हाइड्रोकार्बन की या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर बना दीजिएगा प्रॉपरली। जब आप ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्लियर होगा कि भैया इसमें सिग्मा इतने, पाई इतने, इसमें कार्बन में ये हिब्रिडाइजेशन है। ठीक है, ये तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे आपके सामने ये सिग्मा पाई बॉन्ड पूछा गया तो ये देखिए, एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH, फिर इसके बाद में डबल बॉन्ड CH और CH3। बच्चों इसमें कितने सिग्मा है? 1 2 3 4 5 6। जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ सिग्मा पाई होता है और सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होता है, ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा और 2 पाई होते हैं। अब आप जोड़ लीजिए कितने सिग्मा है कितने पाई है। ठीक है बेटा, कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड है बेटा तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो बीच में सिग्मा ऊपर नीचे पाई। ऐसे कार्बोनिल ग्रुप होता है तो कार्बोनिल ग्रुप में ये सिग्मा होता है और ये पाई होता है।
तो इस तरह से ओपन स्ट्रक्चर बना लीजिए तो हो जाएगा। हाँ, बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है ओपन स्ट्रक्चर बनाने में, जैसे कि ये दिया गया है, ये एसीटोन है, अब इसको खोलना थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। CO है तो CO हमने ऐसे लिख लिया, एक तरफ CH3 और एक तरफ CH3, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसका ध्यान रखिएगा, ऑक्टेन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 8.1। ठीक है, अगर प्रॉब्लम 8.2 देखिए, इसी तरीके से इसमें पूछा गया टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाँ जी बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड जहां होता है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है बताइए आप लोग। कार्बोनिल, कार्बन समझते हो, जैसे आपके सामने हमने अभी क्या बनाया था, एसीटोन, तो एसीटोन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। यहाँ कार्बन में ये देखिए, ये वाला 3H है, CH3, बच्चों ध्यान से देखिए, CH3। अब आप समझिए, ये जो कार्बन है सिग्मा पाई और सिग्मा सिग्मा, यहाँ टोटल 3 सिग्मा है, sp2, और यहाँ sp3 है बेटा, यहाँ sp3 है, 4 सिग्मा है। तो बेटा क्या होगा, sp2 का मतलब क्या होता है बेटा, sp2 का मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर। तो बेटा एक बात याद रखिएगा, एल्डिहाइड कीटोन 12th में है, आपको पता होना चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन कब होता है, जब कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है बेटा। कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, कार्बोनिल ग्रुप ये होता है जहाँ CO बॉन्ड होता है। अब यहाँ 2 की जगह पर, यहाँ दोनों जगह पे क्या लगा सकते हो, एक R एक H या दोनों R, 2 R है तो कीटोन है, और ये हमारा एल्डिहाइड है बेटा, एक एल्डिहाइड ग्रुप है CH होता है। तो बेटा एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, उनकी कार्बोनिल कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, यानी तल के ऊपर और तल के नीचे खुला हुआ स्थान है। समझ में आ गया, तो इसलिए याद रखिए कार्बोनिल कंपाउंड कैसे होते हैं बेटा, प्लेनर होते हैं। ठीक है, अब एक बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन जहां है वहां की स्ट्रक्चर हमारी प्लेनर होगी, और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर के केस में बात करते हैं sp3 नॉन प्लेनर होता है, 3D स्ट्रक्चर होती है, 3D स्ट्रक्चर होती है। अब देखिएगा नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम नंबर 8.3। बच्चों, राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड इन शेप ऑफ द ईच मॉलिक्यूल। हाँ जी बेटा, आप मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, जवाब आपको आ गया है तो मैं क्वेश्चन पूछ देता हूँ। बच्चों बताइएगा, आप खड़े हो जाइएगा, इसका नाम क्या है बेटा बताइए। ये क्या चीज है, CH2 डबल बॉन्ड। मैंने ओजोनोलिसिस पढ़ाई थी तब हमने बॉन्ड तोड़ करके बताया था, मेथिनल, इसे फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं और मेथिनल भी कहते हैं। मेथिनल इस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड है, सबसे छोटा एल्डिहाइड है। ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, इसमें कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, आप खड़े बैठ जाइए बेटा, आप खड़े हो जाइएगा। ये आपके सामने CH3F है, CH3F में क्या होगा, CH3F, कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, 4। तो इसमें कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये जानते हो क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड है। आप खड़े हो जाइए बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, सिग्मा, बीच में सिग्मा, sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन समझते हो, इसमें कार्बन में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, तभी तो ये HCN H+ आयन देगा। ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। HCN कैसा एसिड होता है, वीक एसिड होता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कोई आपसे पूछे कि बताइए आप, विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर 1 पे आएगा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो s कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कार्बन की। समझ में आ गया, by which you can see in the SCN also, in SCN कार्बन हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन, s कैरेक्टर ज्यादा है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, इसलिए SCN H+ आयन देता है। और इसीलिए SCN में क्या है, SCN में क्या है, वीक एसिड है, पोलैरिटी आ गई बेटा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ पढ़ाई जाती है, आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में। और पीरियोडिक प्रॉपर्टी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर 1 आ गया टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन इन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई बेटा, बताइए। तो इसी तरीके से नेक्स्ट आता है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम IPAC पढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने IPAC पढ़ा है। ठीक है,
बेसिक चीजें पढ़ी हुई है। ये एथाइन है, ये मेथिनल है, ये एथीन है, ये एथेन है, और ये कंडेंस स्ट्रक्चर है इसकी। हम कभी कभी इस तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया ऑक्टेन। क्या हो गया? ऑक्ट माने 8 कार्बन सिंगल बॉन्ड से, तो ऑक्टेन हो गया। तो आई थिंक इस तरीके की स्ट्रक्चर्स को आप देख सकते हो। ये एथेन है, एथीन है, एथाइन है, ये मेथिनॉल है। अल्कोहल में ऑन लगाते हैं। तो ये आईपीसी के लिए बेसिक चीजें हैं। आप जानते हो इसका नाम क्या है? ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। यू नो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए बेटा, साइक्लिक कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तो बेटा ये एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक नहीं है। तो इसमें हमारा साइक्लोप्रोपेन आ गया, साइक्लो हमारा ये पेंटेन आ गया, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया? एक नंबर में यहाँ मान लीजिए 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, या साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 8.4 इसमें लिखा हुआ है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस फार्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चर। इनको आप पहले कंडेंस फार्मूला है इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाइएगा बेटा इसको, ठीक है। कंडेंस फार्मूला समझते हो? एक साथ ऐसे रख दिया गया है, ओपन करके नहीं रखा, बॉन्डिंग नहीं दिखाई गई है। तो बेटा इसकी बॉन्डिंग दिखाओ। ये दिखा दिया CH3, ये CH2, ये CO खोल दिया, CH2 CH3। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 इसका नाम हो गया पेंटेनोन, पेंटेनोन 3। इधर से नंबरिंग करो तो आ जाएगा। अच्छा, कीटोन में सफिक्स क्या लगाते हैं बेटा? कीटोन में सफिक्स क्या लगाते हैं, कोई बताएगा? कीटोन में क्या सफिक्स लगाते हैं? कीटोन में क्या सफिक्स लगाते हैं? कीटोन में सफिक्स लगाते हैं ओन। क्या लगाते हैं? ओन। तो कीटोन में ओन लगाएंगे तो पेंटेनोन क्या आ गया? ये पेंटेनोन 3 आ गया। क्या आ गया? पेंटेनोन 3। तो पेंटेनोन 3 का मतलब समझ में आ गया बेटा? पेंटेनोन 3 का मतलब समझ में आ गया? नंबरिंग इधर से करो चाहे इस साइड से करो। क्या आएगा आपका? पेंटेनोन 3। अच्छा, इसके बाद बताइएगा दूसरा स्ट्रक्चर देखिएगा। यहाँ पर नंबरिंग इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, बताइए। 1 2 3 तो 2 नंबर पे ई लगा हुआ है। तो इस तरीके से इनका आईपीसी नाम को हम लोग जो है नंबरिंग कर सकते हैं और नाम बता सकते हैं। प्रॉब्लम 8.5 यहाँ पर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट ए कंडेंस फार्मूला एंड आल्सो देयर बॉन्ड लाइन फार्मूला। हाँ जी भाई, ये अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको ओपन करके देख लीजिए और इसको इन लोगों को शो करना है आपको। तो इन्होंने इस तरीके से शो किया है, ठीक है। कंडेंस फार्मूला जो है लाइन फार्मूला में इस तरीके से शो किया है। नंबरिंग कहां से करोगे इसकी, बताओ बेटा? इसकी नंबरिंग करेंगे हम लोग यहां से, जहां से फंक्शनल ग्रुप होगा 1 2 3 4 5 6। तो 4 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल, 4 5 डाई मिथाइल और हेक्सेनॉल बन हो गया, हेक्सेनॉल बन हो गया। तो बेटा इस तरीके से ये कर सकते हो। आई थिंक इतना ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। इसका आईपीसी नाम बता सकते हैं आप लोग? ये बी पॉइंट दिया गया है, ये इसका आईपीसी नाम बता सकते हैं? साइनाइड में नाइट्राइल सफिक्स होता है, साइनाइड में। बच्चों बताओ इसका आईपीसी नाम क्या होगा? एक कार्बन मेथेन प्लस नाइट्राइल, मेथेन नाइट्राइल हो गया। सफिक्स साइनाइड का होता है नाइट्राइल। एक कार्बन है तो मेथेन और ट्रिपल बॉन्ड है इनको नाइट्राइल, मेथेन नाइट्राइल, ठीक है। तो ये सफिक्स आने चाहिए आपको। अगर आप आईपीसी नेम बताना चाहते हो तो आपको सफिक्स सबके आने चाहिए और प्रायोरिटी ऑर्डर आना चाहिए आपको, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर लिखा है क्वेश्चन एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो हो गया क्वेश्चन, ठीक। ये 3 डायमेंशन दिखाया गया कि मेथेन में एक, देखिए ये बेस बेस फार्मूला है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, ये प्लेन में है, ये दोनों आउट ऑफ प्लेन है, मतलब प्लेन के नीचे है या प्लेन के ऊपर। ऊपर वाली चीज हमें दिखाई पड़ती है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं बेस फार्मूला। और डैश वाला प्लेन के नीचे होता है, दूर होता हुआ दिखता है, मतलब अवे फ्रॉम माय साइड। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये 3D स्ट्रक्चर बनाई गई है जिसमें ये बेस बेस फार्मूला का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और
ये देखिए मैं यहाँ लिखा भी है बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर और बॉन्ड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ये तल के ऊपर है, ये मतलब प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन के नीचे है। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखिए ओपन चेन कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड दो तरह के हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक के एग्जांपल आएंगे आपके जानते हो, एलिसाइक्लिक में आएंगे होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, और एरोमेटिक में आपका आएगा बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड जो एरोमेटिक होंगे। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा जानकारी के लिए आपको होना चाहिए। आगे आ गया एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बता रहा, बेंजीन हो गया, एनिलीन हो गया, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है। और एरोमेटिक कंपाउंड्स की नॉन बेंजीनॉइड ये हो गया बेटा, ये पूछ दिया जाता है। टोरबोन जो है नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें बेंजीन नहीं बना है। 1 2 3 4 5 6 आप अगर ध्यान से देखें कहीं ना कहीं इसमें कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। तो बेंजीन में तो 6 कार्बन होते हैं बेटा, तो नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर हो गई है। तो इस तरीके से इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड दो तरीके के हैं, बेंजीन लाइक बेंजीन, बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर, नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर। नॉन बेंजीनॉइड का एग्जांपल क्या है, ट्रोपोन। ठीक है, इस तरह के आपको एक आध एग्जांपल होने चाहिए नॉन बेंजीनॉइड के। बेंजीनॉइड तो पता है, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, एनिलीन, फिनॉल। ठीक है, और अब बात करते हैं एलिसाइक्लिक। जानते हो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है बेटा, और उसमें होमोसाइक्लिक है। अगर रिंग में सब कार्बन है तो होमोसाइक्लिक है। रिंग में मान लीजिए कार्बन के अलावा नाइट्रोजन आ गया तो वो हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। जैसे फ्यूरॉन, थायोफीन, पायरोल, इसमें क्या आ जाता है, उसमें जो है एक हमारा दूसरा एटम आ जाता है, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, इस तरीके से। जैसे ये दिया है, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक है। अब देखिए एरोमेटिक है ये और हेटेरोसाइक्लिक भी है। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में अगर देखा जाए ये बेंजीनॉइड है कि नॉन बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड। और ये एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी शो करते हैं। क्यों शो करते हैं एरोमेटिसिटी, कोई बताएगा? एरोमेटिसिटी के रूल क्या होते हैं, यहाँ जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखिए नंबर 1 है मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर और साइक्लिक होना चाहिए। पहली चीज साइक्लिक हो, नंबर 2 प्लेनर हो। और प्लेनर है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। दूसरा क्या है कि आपका इक्वेशन क्या हो, डीलोकलाइजेशन, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो पाई बॉन्ड का, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का। जैसे यहाँ पर ये लोन पेयर है, अब ये पाई बॉन्ड यहाँ गिरेगा, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो बेटा ये पूरे में क्या हो रहा है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, कहीं रुकावट नहीं है। डबल सिंगल डबल और डबल सिंगल लोन पेयर, तो कंजुगेशन है, इसलिए प्रॉपर डीलोकलाइजेशन है। जैसे अगर हम आपसे कहें क्या इसमें प्रॉपर डीलोकलाइजेशन होगा, डबल सिंगल डबल नहीं होगा, इस दोनों में होगा लेकिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर नहीं है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और जहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं है। अब चौथा होता है, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। और आपका थर्ड लास्ट में क्या आएगा, हकल रूल, 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन। आपको पता है 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं बेटा। 4n+2 बराबर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n = 4, n = 1। n की वैल्यू आनी चाहिए 0 1 2 3, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, तो ये एरोमेटिक होगा। तो बेटा ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। कौन तीनों नाम बताइए, फ्यूरॉन, थायोफीन और पिरिडीन। पिरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर बाहर होता है, आउटसाइड, ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए पिरिडीन बेस है, क्योंकि H+ आयन यहाँ पर आकर के इसके साथ पिरिडीनियम आयन बनाएंगे, पिरिडीनियम, इसीलिए बेस है। क्वेश्चन आ गया पिरिडीन इज बेस वाई, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर आउटसाइड है, वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है।
समझ में आ गया। अब इनके पास दो लोन पेयर है, एक अंदर है एक बाहर है, तो एक लोन पेयर क्या कहां भाग लेगा, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी का जो कंडीशन है वो नंबर 1 मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक, नंबर 2 मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, नंबर 3 कंप्लीट डीलोकलाइजेशन इन मॉलिक्यूल, एंड फोर्थ इज ओबे द हकल रूल। हकल रूल में 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन तुम्हारे जितने हैं जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां पर n की वैल्यू जो निकल के आनी चाहिए वो इंटीजर 0 1 2 3 आनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। फ्रैक्शन में आ गई तो एरोमेटिक नहीं है, फिर वो हमारा एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में आता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाओ। तो ये हो गया तुम्हारा एरोमेटिसिटी। बात आती है फंक्शनल ग्रुप की। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं हमारे, जैसे एल्डिहाइड के लिए क्या होता है CHO, कीटोन के लिए क्या होता है CO, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH। तो इनकी बेसिक चीजें हैं, जैसे अल्कोहल के लिए OH, ईथर के लिए 2 एल्किल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन का होना। तो ये बेसिक चीजें हमें आनी चाहिए। समझ में आ गया बेटा। तो ये जो चीजें हैं, अब होमोलोगस सीरीज ये 10th में पढ़ते हो। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, होमोलोगस सीरीज में कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का, 14 मोलर मास का, 14 U का। ठीक है, तो ये आना चाहिए आपको। ठीक है, अब IUPAC नेम में ये दिया गया है, इसका IUPAC नेम बताएंगे आप लोग। इसका IUPAC नेम बताओ क्या है, एग्जांपल दिया गया है। क्या होगा बताओ। इसका IUPAC नेम क्या होगा बेटा। हाँ जी, अब यहाँ पर समझिए राजा कौन है। मैंने बोला प्रायोरिटी ऑर्डर। इधर देखिए बेटा, प्रायोरिटी ऑर्डर में OH पहले है और हाइड्रोजन नीचे है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे। कहाँ से करेंगे नंबरिंग? हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर आप ध्यान से देखो, 2 पर हो गया अल्कोहल, 3 पर ब्रोमीन और 5 पे मिथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा, जल्दी से बताइए, प्रीफिक्स पहले लिखेंगे। मिथाइल में M आता है, ब्रोमीन तो 3 ब्रोमो, 5 मिथाइल, और इसका नाम हो गया हेक्सेनॉल 2। समझ में आ गया, हेक्सेनॉल 2। ठीक है, कोई डाउट? तो ये आता है आपको, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। और बेटा ये IUPAC का फुल फॉर्म दिया गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, जानकारी आपके सामने है। और जैसे ये फंक्शन ग्रुप दिए गए, इनका भी देखना जरूरी है, एक एक करके बताइएगा। हाँ जी, जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे हम एक एक करके पूछ ले रहे। मेथेन कॉमन नेम है, इसका IUPAC नाम क्या होगा? मेथेन का IUPAC नाम, मेथेन का IUPAC नाम मेथेन ही होगा। बेंजीन का IUPAC नाम बेंजीन ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये नॉर्मल ब्यूटेन है। क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल किसे कहते हैं? जब बिल्कुल सीधे 4 कार्बन है, तो नॉर्मल ब्यूटेन का IUPAC नाम क्या होगा? केवल ब्यूटेन। इसी तरीके से आइसोब्यूटेन का IUPAC नेम क्या होगा? हाँ जी, नहीं समझिए, आइसो जानते बेटा, 4 कार्बन जब सीधे होंगे तो हमारा होगा नॉर्मल ब्यूटेन, अगर बीच में कार्बन लटका देंगे तो हो गया आइसोब्यूटेन। तो 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। न्यू पेंटेन में एक कार्बन के चारों तरफ ब्रांचिंग है, चारों कार्बन है। ठीक है, तो 1 2 3 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बताया हुआ है आइसोमेरिज्म में। जब मैंने एल्केन की चेन आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी तो मैंने बताया था पेंटेन में नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन, 3 चेन आइसोमर्स होते हैं। और मैंने IUPAC भी बताई थी साथ, याद हो अगर आपको। बेटा ये क्या चीज है? अल्कोहल। 1 2 3 प्रोपेनॉल 1। अगर 2 पर लगा होता है तो प्रोपेनॉल 2 हो जाता। बेटा ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जानते बेटा?
फॉर्मल्डिहाइड को पानी में मिला दो तो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन बनता है जो प्रिजर्वेटिव के रूप में डेड बॉडीज को रखने में काम आता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से फॉर्मल्डिहाइड और वाटर का मिक्सचर फॉर्मेलिन सॉल्यूशन कहलाता है। इसका आईपीसी नेम हो गया मेथेनॉल। क्या हो गया? मेथेनॉल। बच्चा फॉर्मल्डिहाइड का आईपीसी नेम क्या हो गया? मेथेन माने एक कार्बन और सीएचओ को अल कहते हैं तो मेथेनॉल हो जाएगा। इसी तरीके से एसीटोन का हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, तो ये क्लोरोफॉर्म है। बेटा क्लोरोफॉर्म का आईपीसी नेम क्या होगा? देखो एक हाइड्रोजन यहाँ, 3 Cl यहाँ पर, 4 वैलेंसी है बेटा, तो बन पर एक ही कार्बन, बन बन बन, 3 बार क्लोरीन, बन 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 ट्राइक्लोरोमेथेन, बन 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 3 बार, 3 क्लोरीन 3 सब्स्टिट्यूएंट, बन 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 ट्राइक्लोरोमेथेन। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इसका आईपीसी नेम। बच्चा ये क्या चीज है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में COOH का सफिक्स ओइक एसिड होता है राजा, ये है तो 1 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, तो एथेन प्लस ओइक एसिड एथेनोइक एसिड, ये बेंजीन है, इसका आईपीसी नेम बेंजीन ही होगा। ये बेटा क्या चीज है? ये है एनिसोल। क्या है? एनिसोल। आप जानते हो बेंजीन में OCH3 लग गया। बच्चों एनिसोल मिथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हो। एनिसोल का आईपीसी नेम एनिसोल ही चलेगा। आप कहना चाहो तो मिथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हो, या मिथाइल फेनिल ईथर है। ये ईथर है, 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन होता है तो उसे ईथर कहते हैं। और बच्चों ईथर का आईपीसी नेम जब भी बताया जाता है तो अभी पूछ लेते हैं आपसे, ईथर का आईपीसी नेम क्या होता है? कहां दिया गया? देखो आप बताइए बेटा, खड़े हो जाइए। आपके सामने CS सबसे छोटा ईथर है, CH3OCH3। क्या है ये? ईथर है। इसका आईपीसी नाम, इसको हम पढ़ेंगे डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर बोलेंगे बेटा इसको हम लोग। लेकिन डाई मिथाइल ईथर में आईपीसी नेम क्या होगा? नंबरिंग करो, इधर भी बराबर है, बराबर है, तो जिधर कम कार्बन होते हैं उसमें ऑक्सीजन में लगा देते हैं। तो अभी दोनों बराबर थे, एक को लगा दिया इसको, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी, और ये एक कार्बन को मेथेन, तो इसका आईपीसी नाम हो गया मिथॉक्सी मेथेन। वैसे जनरल नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन ईथर का, एल्कोक्सी एल्केन। आप बताइए इसका आईपीसी नेम क्या होगा? CH3 CH2 OCH3। अब बताइए इसका, वैसे से हम कहेंगे इथाइल मिथाइल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। अब आप इसका आईपीसी नेम बताएंगे क्या होगा? कम कार्बन को ऑक्सीजन से कनेक्ट कर देते हैं, कम कार्बन को ऑक्सीजन से कनेक्ट कर देते हैं। तो इधर है कार्बन ज्यादा, तो जिधर कार्बन ज्यादा उसकी नंबरिंग करेंगे, इधर कार्बन कम है तो इसे ऑक्सीजन से जोड़ देंगे। इसका नाम हो गया मिथॉक्सी एथेन। क्या हो गया? मिथॉक्सी, कह सकते हो वन मिथॉक्सी एथेन। समझ में आ गया? वन पे हमारा OCH3 ग्रुप है, एल्कोक्सी, ये आता है। ठीक, बैठो बेटा, वेरी गुड। आप बताओ। हाँ दूसरा, हाँ जी बेटा आप खड़े जाइए। ईथर का फंक्शनल आइसोमर कौन होता है? ईथर का फंक्शनल आइसोमर बेटा, ईथर का फंक्शनल आइसोमर कौन होता है? अल्कोहल। वेरी गुड। अल्कोहल और ईथर दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। कौन से आइसोमर्स हैं? फंक्शनल आइसोमर्स हैं। अल्कोहल और ईथर दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं। अब आप बताइए फंक्शनल आइसोमर्स में C2H6O फार्मूला 1, लेकिन स्ट्रक्चर 2 बनेगी। गौर से देखिए, CH3CH2OH, इसका नाम हो गया एथेनॉल
इसका नाम हो गया मिथॉक्सीमेथेन, मिथॉक्सीमेथेन, और इसका नाम हो गया एथेनॉल। इसका जनरल नेम होता है एल्केनॉल, एल्केन प्लस ऑल। इसका जनरल नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन, मिथॉक्सीमेथेन। दोनों का फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए हम यहां पर कहेंगे कि सर। अच्छा एक चीज और बताइएगा, आप बैठ जाइए, आप खड़े जाइए, खड़े। ईथर CH3 का होल्ड बाय O ईथर और एल्कोहल C2H5OH। इसका बॉइलिंग पॉइंट 79 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इतना डिफरेंस क्यों है जबकि दोनों का फार्मूला लगभग सेम है, मोलर मास, दोनों का मोलर मास सेम है। हमने पढ़ा है कि मोलर मास बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ता है। अब दोनों का मोलर मास सेम है बट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्यों ऐसा है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन द ईथर। व्हाई? बोथ आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मोलर मास। बताइए। क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर अलग-अलग है। स्ट्रक्चर अलग-अलग है, ये रीजन पर्याप्त नहीं है। आपको यहां बताना पड़ेगा सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो बस छोटा सा रीजन केमिस्ट्री में लिखा जाएगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स इन अल्कोहल। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? बैठ जाइए, वेरी गुड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप खड़े हो जाइए बेटा। केमिकल बॉन्डिंग में एक चैप्टर है फर्स्ट बुक में और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई जाती है। दो तरीके की होती है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बता पाया, क्या रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन आप बताएंगे। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ जी बेटा, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की होती है, इंटर और इंटरा। बोलो बेटा, ठीक है। एक कई मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होते हैं तो इंटर, एक ही मॉलिक्यूल में होती है तो इंटरा। इधर देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज नॉट ए केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड तो तीन ही है, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेशन। बट यहां पर अब those molecules which are having OH, NH, FH, जहां पर ये तीन तरह के बॉन्ड होते हैं जिन मॉलिक्यूल्स में, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इधर देखिए, इधर अल्कोहल में क्या होता है? OH। तुमने सुना होगा अल्कोहल पानी में घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स आपस में किससे जुड़े रहे हैं? इधर देखिए, ये पोलरिटी है, ये ज्यादा पोलर है, माइनस और प्लस। इसका माइनस इसका प्लस आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं ये मॉलिक्यूल्स, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डैश डैश से लिखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पाई जाती है जहां पर ये बॉन्ड पाया जाए, जिन मॉलिक्यूल्स में OH, NH और H। तो ईथर में क्या था? दो कार्बन के बीच में O था, यहां OH नहीं था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग माने हाइड्रोजन तो होना जरूरी है। तो हाइड्रोजन should be bonded with small size high electronegative atom. हाइड्रोजन should be bonded with small size high electronegative atom। ठीक है, बट ईथर में ऐसा नहीं पाया गया है। तो प्रश्न कैसे बनते हैं उन पे विचार भी करिएगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं जो बता रहे हैं उनको ध्यान से समझिएगा। अब आता है, आप बताएंगे बेटा, खड़े हो जाइए। एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये दोनों आपस में क्या है रिलेशन में? फंक्शनल आइसोमर्स हैं। क्या है? एल्डिहाइड में CHO होता है, कीटोन में क्या होता है? CO होता है। CO तो इसमें भी है बट दो कार्बन के बीच में। आपको पता है C3H6O, इससे दो बनेंगे, CH3 COCH3,
कीटोन बन गया, और CH3CH2CHO एल्डिहाइड बन गया। दोनों का फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब यहां भी वही शर्त है कि भाई मोलर मास बढ़ता है, मोलर मास सेम है, लेकिन इन दोनों में कोई पूछा जाए, ये 12th का पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा, इस वर्ष भी आएगा। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, व्हाई? ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। और पूरी एनसीईआरटी आज चैलेंज हो चुका है 12th के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। भी तुमने लेटेस्ट एग्जांपल सुना होगा फिजिक्स का। कॉन्सेप्ट दमदार नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और क्वेश्चन का प्रयोग, एप्लीकेशन उस कॉन्सेप्ट के दौरान ही होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, एल्डिहाइड और कीटोन आईपीएसी नाम तक सीमित नहीं है, उसी समय इसमें बता होना चाहिए इसमें कौन सी रिएक्शन होगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इधर एक बल्कि ग्रुप है, इधर दोनों तरफ बल्कि ग्रुप है, तो जो आएगा इससे रिएक्शन करने वाला, यहाँ अवरोध ज्यादा है, यहाँ रुकावट कम है। तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड का क्या होता है? अल होता है, इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनल। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनोन। तो कीटोन में हो गया प्रोपेनोन और इसका नाम हो गया प्रोपेनल। तो अल सफिक्स CHO में लगता है और ओन में क्या लगता है? कीटोन में प्रोपेनोन। देखिए इसी तरीके से बात करते हैं। एक होता है, आपने पढ़ा होगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सुना है? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या पहचान है इसकी? ये, हाँ, वेरी गुड। लेकिन इसे जानने के अलावा इसके सभी डेरिवेटिव्स पता होना चाहिए। दिस इज ए एसिड, कैन यू टेल मी नेम ऑफ द एसिड डेरिवेटिव्स आल्सो? एसिड के डेरिवेटिव्स भी होते हैं, उनका नाम बताइएगा एक एक करके। एसिड के डेरिवेटिव्स नहीं पता है? एसिड की डेरिवेटिव्स बताते हैं। पहले तो एसिड बताएंगे, ये कौन सा एसिड है? एथेनोइक एसिड, आईपीएसी में वैसे एसिटिक एसिड कहते हैं। इसमें सफिक्स क्या होता है? इसमें सफिक्स क्या लगाते हैं? ओइक एसिड, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सिल। अगर इसके कार्बन को काउंट ना करो नंबरिंग में तो इसे कार्बोक्सिल बोलेंगे, और नहीं तो अगर अदरवाइज अगर नंबरिंग कर दी तो ओइक लगाएंगे, एथेनोइक एसिड। जब दो एथेनोइक एसिड आपस में मिलते हैं और उनको गर्म करते हैं और वाटर निकल जाता है तो बन जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बन जाता है? तो बेटा इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? अब ये हमने ओपन स्ट्रक्चर लिख दी, लेकिन आपको बताएं इस तरीके से जब लिखेंगे इसको CH3CO का होल्ड वाइज O, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको कैसे खोलें। इस तरीके से CH3CA है स्ट्रक्चर, और दोनों CH3CO एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। CH3CO को क्या कहते हैं? एसिटाइल। दोनों किससे जुड़े हैं? O से, तो इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है? एसिटिक एनहाइड्राइड नाम है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड इसका कौन सा नाम है? कॉमन नेम है। कौन सा नेम है? कॉमन नेम है। लेकिन इसका आईपीएसी नेम क्या है? बना किससे है ये बता दो? ओइक से। दो एसिटिक एसिड को गर्म कर दिया, जल निकल गया और बन गया आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बच्चा इसका नाम नंबरिंग करो। लगातार नंबरिंग नहीं हो सकती, बीच में कौन आ गया? ऑक्सीजन। तो नंबरिंग 1 2, बोलो बेटा 1 और 2, इधर भी 1 इधर भी 2, बोलो बेटा। तो ये एथेन और इसका सफिक्स होता है, याद कर लो, इसका सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड। क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड। तो इसका नाम हो गया एथेनोइक एनहाइड्राइड। अब तुम कहोगे सर 4 कार्बन है, एथेनोइक, हाँ इसे लिख सकते हैं एथेनोइक एनहाइड्राइड, लेकिन रिपीट नहीं करते सेम चीज, इसलिए बोलेंगे एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो ओइक एनहाइड्राइड जो सफिक्स होता है वो होता है आपका इस तरह की कंपाउंड का। समझ में आ गया? दो एसिटाइल ग्रुप इससे कनेक्ट हो। एसिटाइल ग्रुप जानते हो? ये एसिटाइल ग्रुप हो गया
और दोनों किससे कनेक्टेड है बेटा? O से। जब हम इसको ऐसे लिखते हैं, कभी कभी पूछ देते ना घुमा करके, मैंने तुमसे क्या कहा, प्रश्न को सॉल्व करना, वो किस तरह परोसा गया है उसको समझना भी तो जरूरी है, वही तो प्रॉब्लम है। मैंने अभी आपसे पूछा इसका एबीसी नाम बताओ, तो कई बच्चे से देख करके ईस्टर की याद आ जाएगी जल्दबाजी में, बोलो अरे कुछ बच्चे लगे C-O-O-R, वो वैसा तो है नहीं। तो ये एनहाइड्राइड है, एथेनोइक एनहाइड्राइड, क्या नाम है? तो बेटा एसिड से बना हुआ, एसिड का डेरिवेटिव्स है ये, एसिड से ही बना हुआ डेरिवेटिव्स है जिसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बच्चा एसिटिक एसिड से बना हुआ डेरिवेटिव्स, तो एसिड डेरिवेटिव्स है एनहाइड्राइड। समझ में आ गया? हाँ जी। अगर हम आपसे ये कहें कि सर आपने बताया एक तो एसिड होता है एसिटिक एसिड, सर आपने बताया एसिटिक एनहाइड्राइड भी बता दिया, और कौन सा एसिड का डेरिवेटिव्स हो गया? ये तो एसिड हो गया, ये एसिड का डेरिवेटिव्स हो गया। तीसरा बताइए, एक और होता है एसिटिल क्लोराइड, RCOCl या RCOX। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर Cl हटा करके आप चाहो तो यहाँ पर X लगा सकते हो, COX। ये क्या पहचान थी एनहाइड्राइड की? एनहाइड्राइड की पहचान ये थी बेटा, और इसकी पहचान एसिड की COOH, इसकी पहचान एनहाइड्राइड की, और इसकी पहचान एसिड हैलाइड। इसे क्या बोलते हैं? एसिड हैलाइड। इसका एग्जांपल ले लिया मैंने CH3COCl। चलो बेटा इसका आईपीसी नेम क्या है? कॉमन नेम बता दे रहा हूं मैं, एसिटाइल ग्रुप है तो एसिटिल क्लोराइड, क्या बोलेंगे इसे? लो भाई इतना एसिटिल क्लोराइड, इसका आईपीसी नेम। अभी आप कुछ बेसिक आईपीसी में फंसे हो, हमारी स्पीड स्लो हो गई, तुम्हारी सिचुएशन देख के बताओ। हाँ जी बताओ, एसिटिल क्लोराइड का आप खड़े भाई बैठ जाए, इसका आईपीसी नेम क्या होगा बेटा? देखिए एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, 10-15 फंक्शनल ग्रुप नहीं लगे इसमें, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, उसका नाम क्या है? एसिटिल क्लोराइड। इसका सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड। इधर सुन लीजिए पहले, ऑयल हैलाइड। तो देखो एक दो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो एथेन प्लस इसका सफिक्स हो गया ऑयल हैलाइड में कौन है? क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया? ई हट जाएगा, एथेनोइल क्लोराइड। लो भैया इसका आईपीसी नाम क्या हो गया? एथेनोइल क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड। तो बेटा वैसे ऑयल एनहाइड्राइड था, ऐसे ये ऑयल हैलाइड है, सफिक्स ऑयल हैलाइड। ये भी किससे बना है? एसिड से बना है। क्यों भाई? एसिड समझते हो, एसिटिक एसिड की रिएक्शन तुम HCl से करा दो, ये लो क्या बन जाएगा? CH3COCl। लो एसिड से बना हुआ डेरिवेटिव्स है, एसिड डेरिवेटिव्स है। एसिटिक एनहाइड्राइड किससे बना था? एसिटिक एनहाइड्राइड बना था, दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल को गर्म कर देते थे, एसिटिक एनहाइड्राइड बनता था। इसी तरीके से यहाँ पर ये हमारा एसिटिल क्लोराइड है, इसका आईपीसी नेम हो गया एथेन प्लस ऑयल हैलाइड, एथेनोइल हैलाइड। समझ में आ गया? एथेनोइल हैलाइड। देखिए अब चीजों को थोड़ा समझिए, कहां देखिए जो हमें नहीं आ रहा है उसको समझने की कोशिश करो। एसिड के डेरिवेटिव्स, अच्छा ये तीन आपके सामने हमने एसिड दो बता दिए एसिड के डेरिवेटिव्स, और बताओ ये तो एसिड हो गया, ये एसिड के डेरिवेटिव्स हो गए। इसके अलावा कोई एसिड का डेरिवेटिव्स तो आप बताएंगे बेटा? एसिड का डेरिवेटिव्स बताइएगा। दो बता दिए मैंने, एनहाइड्राइड जिसका सफिक्स क्या है? ऑयल एनहाइड्राइड, एक बता दिया ऑयल हैलाइड। अब बताइए और बताइए, 1 2 3, तीसरा डेरिवेटिव्स है ईस्टर। ये क्या था? पहला डेरिवेटिव्स कौन सा बताया? एनहाइड्राइड, और दूसरा क्या बताया? एसिटिल हैलाइड,
और क्या बताया आप, ईस्टर। इसकी पहचान क्या है नाइट्राइट की, बार बार बताएंगे। CH3CO का होल ट्वाइस एग्जांपल, इसका एग्जांपल CH3COCl। आप बताएंगे ईस्टर की पहचान क्या होती है, RCOOR डैश। याद आया, ईस्टर एस्टेरिफिकेशन 10 से पढ़ते आ रहे हो ऑर्गेनिक में, हाँ पता था, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता ये एसिड का डेरिवेटिव्स है। बना किससे, एसिड से। अरे आपको याद नहीं, एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल से, याद आया। तो ये जो आपके सामने है, इसका H इसका OH जाएगा तो ये बनेगा CH3COOC2H5, ईस्टर है। तो इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है कि COOH नहीं होगा, यहां पर एल्किल ग्रुप दूसरा COOR डैश, ये चीज है यहां पर COOR डैश। समझ में आ गया। तो इसे समझिए कि हाँ भैया COOR जहां होता है, जहां COOR होगा उसे ईस्टर कहेंगे, और एसिड किसे कहेंगे बताइए आप लोग, जहां COOH होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भैया ईस्टर क्या है, एसिड का डेरिवेटिव्स है। तो हमें इसका आईपीसी जानने की जरूरत नहीं है क्या, तो आप इसका आईपीसी नाम बता दीजिए, CH3COOC2H5। आपको पता है इसका नाम, कॉमन नेम बता दो, इथाइल एसीटेट। ये एसीटेट ग्रुप है ना इतना, इथाइल एसीटेट। चलो इसका आईपीसी नाम बताओ बेटा, इथाइल एसीटेट इसका आईपीसी नेम नहीं है, इथाइल एसीटेट कॉमन नेम है। देख लीजिए ये सिचुएशन है, इथाइल एसीटेट का आईपीसी नेम बताइए बेटा, इथाइल एथेनोएट, मिथाइल नहीं, इसकी नंबरिंग नहीं होगी। फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा, ध्यान समझना, COOR। तो C इसकी नंबरिंग होगी 1 2, ये एथेन हो गया, और इसका सफिक्स होता है ईस्टर का OH। तो इथाइल 1 2 एथेन प्लस OH, एथेनोएट। लो भाई इसका आईपीसी नेम हो गया इथाइल एथेनोएट, नोट कर लो, नहीं आता हो तो इथाइल एथेनोएट। इथाइल कोई छोटी क्लास में तो पढ़ नहीं रहे हो तो बार बार नोट करो, जो ना आए तो नोट करो। इथाइल एथेनोएट, इथाइल एथेनोएट। तो इसका सफिक्स क्या होता है, OH होता है। क्या होता है, OH। क्या होता है सफिक्स, OH होता है। लो भाई ईस्टर इसका सफिक्स OH होता है, ईस्टर की पहचान क्या है, COOR। ये हो गया आपका। अब समझिएगा ध्यान से, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, हाँ जी। अब नेक्स्ट आता है कि भैया और एसिड का डेरिवेटिव्स क्या होता है, खड़े जाइए। इसके अलावा एसिड का डेरिवेटिव्स कौन सा होता है, केवल हंसने से काम नहीं चलेगा। देखिए नहीं आता है तो उसमें काम करिए, ठीक है। व्यक्ति को ये पता चल जाए कि मुझे ये नहीं आता है तो उस पर काम करो, ये सबसे अच्छी चीज होती है सीखने के लिए, इसमें किसी की इंसल्ट नहीं होती है। कमी निकालना ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इधर देखिए ईस्टर की पहचान क्या है, COOR, ईस्टर हो चुका। इसके बाद आता है, इसके बाद क्या आता है, ये हो गया आपका ईस्टर। अब बताओ क्या होगा, इसके बाद कोई ऐसी डेरिवेटिव्स बताइए, बताओ बेटा। इसके बाद आएगा एमाइड। क्या सुना है एमाइड, इसकी पहचान होती है CONH2। ये भी किससे बना है, एसिड से। कैसे बना है, ऐसे बना है। क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं। बच्चों अमोनिया कौन है, आ जाइए, आयनिक इक्विलिब्रियम, एसिड बेस साल्ट कंसेप्ट कहां पढ़ाया जाता है, आयनिक इक्विलिब्रियम। ये बेस है,
ब्रोनेस्टेड बेस है, आरेनियस, ब्रोनेस्टेड और लुईस। ये लुईस बेस है, ब्रोनेस्टेड बेस है। क्यों? ब्रोनेस्टेड के अकॉर्डिंग ये प्रोटॉन लेगा, ये H+ आयन देगा। तो ये H+ आयन प्रोटॉन है, प्रोटॉन डोनर क्या कहलाता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या कहलाता है? बेस। तो इस तरीके से ये बन गया साल्ट CH3COO NH4+ अमोनियम एसीटेट। क्या बन गया? अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट बना साल्ट जो डिकम्पोज हो जाएगा आपका एमाइड में, और बच्चों इसमें से H2O निकल जाएगा, ये एमाइड बन जाएगा। और इस एमाइड को बनाया गया है एसिड से, तो दिस इज आल्सो नोन एज एसिड डेरिवेटिव्स। आपने मन बना लिया कि हमें नहीं पढ़ना है तो कोई समझा सकता है, आपने मन बना लिया कि समझना है, पक्का समझेंगे। तो एसिड डेरिवेटिव्स कौन होते हैं? जो एसिड से बनाए जाते हैं। तो एसिटिक एसिड अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो अमोनियम एसीटेट बनेगा, और ये साल्ट होता है जो डिकम्पोज हो जाता है एमाइड में, वाटर निकल जाता है। इसका नाम आपको पता होगा, एसिटामाइड बोलते हैं इसका कॉमन नेम एसिटामाइड। बट आईपीसी नेम क्या होगा इसका? बट आईपीसी नेम बताइए क्या होगा इसका? आईपीसी नेम होगा एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन में सिंगल बॉन्ड, तो एथेन हो गया, और सफिक्स इसका एमाइड ही होता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथेन प्लस एमाइड, एथेनामाइड। इसका सफिक्स हो गया एथेनामाइड, एथेन प्लस एमाइड, एथेनामाइड। समझ में आ गया? एथेनामाइड CH3CONH2 ये किससे बना है? एसिड से, एसिड डेरिवेटिव्स। तो आपने देखा एसिड की डेरिवेटिव्स कौन हुए? एनहाइड्राइड, बोलो बेटा, एसिटाइल हैलाइड, ईस्टर, और एसिटाइल की जगह पे तुम एसाइल भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एसाइल। RCO को एसाइल कहते हैं, CH3CO को एसिटाइल कहते हैं। सबसे छोटा R कौन होता है? CH3। तो जब R जगह CH3 आ जाता है, CH3CO तो एसिटाइल, अदरवाइज जनरली एसाइल हैलाइड। ठीक है? ईस्टर एंड एमाइड। बच्चों इसका सफिक्स क्या होता है एसिड का? ओइक एसिड। इसका सफिक्स क्या होता है? एनहाइड्राइड नहीं, ओइक एनहाइड्राइड। और इसका सफिक्स क्या होता है? ओइल हैलाइड। इसका सफिक्स क्या होता है? ओएट। और इसका सफिक्स क्या होता है? एमाइड। समझ में आ गया? तो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब आप समझ गए कि इनके भी आपको आईपीसी आने चाहिए, ठीक है? समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, नोट करना चाहो तो आपने नोट कर लिया होगा। सबके हमने आईपीसी नेम भी बता दिए, एल्कोक्सी जनरली बता दिए, जनरल नेम जो भी है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग चलते आगे। नेक्स्ट आपका आता है हाँ जी, अब देखिएगा इसमें से गौर से देखो, ये कौन है नीचे वाला? ईथर। पहचान लिया? ये कौन है? कीटोन। ये कौन है? एमीन। तो बस एक चीज और हम आपको बता दें एमीन के बारे में। यहां पर आपको अभी एमीन का आईपीसी नेम पूछ लेते हैं। ये जितने ऑर्गेनिक के आईपीसी नेम बता रहे, ये सब चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में भी है। जैसे एमीन की बात करते हैं तो एमीन आपके दो होते हैं, एक एलिफैटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या लगा होता है? बेंजीन, फेनिल ग्रुप। जैसे एनलीन, बेंजीन, ये बेंजीन है, उसमें NH2 लगा दो तो ये एनिलीन हो गया, ये एरोमेटिक एमीन है। और एलिफैटिक में क्या होता है? एलिकिल ग्रुप लगा दीजिए तो ये हमारा एलिफैटिक हो गया। ये एलिफैटिक है, ये एरोमेटिक है। ठीक है, अब आता है एमीन्स के आईपीसी नेम में। अब एमीन्स में जैसे बताओ बेटा, इसका आईपीसी नेम क्या होगा? पहले तो ये जानो ये कौन सा एमीन है?
प्राइमरी एमीन है। जब नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन होते हैं तो उसे प्राइमरी एमीन कहा जाता है। कौन सा एमीन? प्राइमरी एमीन। बेटा इसका नाम बता सकते हो? एक कार्बन को क्या कहते हैं? नंबरिंग कार्बन की होती है, तो इसका नाम हो जाएगा, वैसे इसे पढ़ेंगे मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, बट आईपीएसी नेम हो गया मेथेनामीन, मेथेनामीन, मेथेनामीन हो गया। अब आता है सेकेंडरी अमीन। जब नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन हो और 2 मिथाइल ग्रुप लगे हो, वैलेंसी 3 होती है नाइट्रोजन की, याद है, 5 इलेक्ट्रॉन, ये बेटा सेकेंडरी अमीन हो गया। कौन सा अमीन? जब नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन हो तो प्राइमरी अमीन, और जब नाइट्रोजन पर 1 हाइड्रोजन हो तो सेकेंडरी अमीन, और जब नाइट्रोजन पे कोई भी हाइड्रोजन ना हो तो बेटा इसे हम टर्सरी अमीन कहते हैं। ठीक है, टर्सरी अमीन। बच्चों इसका आईपीएसी नेम बताइए क्या होगा? मेथेनामीन। क्या होगा? मेथेनामीन। इसका सफिक्स क्या होता है? एमीन का एमीन होता है। अब इसका क्या हो जाएगा? अब सुनो, नंबरिंग इधर करो, लॉन्ग चेन में दोनों तरफ कार्बन बराबर है, एक कार्बन नंबरिंग कर दी, इसको नाइट्रोजन से जोड़ दिया, इसका नाम हो गया मेथेनामीन। क्या हो गया? मेथेनामीन। लेकिन नाइट्रोजन पर एक एल्किल ग्रुप लगा है जिसका नाम क्या है? मिथाइल। एन मिथाइल प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाएगा मेथेनामीन। बच्चों एक नाइट्रोजन एक एन लिखा हो तो सेकेंडरी अमीन होगा, 2 एन लिखे होंगे टर्सरी अमीन होगा, और एन ना लिखा हो तो प्राइमरी अमीन होगा। समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन में कौन सी एमीन कौन सी अमीन इनमें से आपने आइसोमेरिज्म अगर पढ़ी होगी, टाटोमेरिज्म और एक और आइसोमेरिज्म होती है, आपने पढ़ी हो तो बताइए इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? सेकेंडरी अमीन में फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, इसमें मेटामेरिज्म पाई जाती है। ठीक है, बताएंगे कभी टाइम मिलेगा। अभी ये समझ में आ गया? ये टर्सरी अमीन है। टर्सरी अमीन का नाम क्या होगा बता दो? एक नंबर इससे जोड़ दिया, किधर भी नंबरिंग करो एक बराबर है, तो ये मेथेनामीन तो हो जाएगा बेटा, मेथेनामीन। बट एन पर 2 लोग लगे, सेम लोग, एन एन डाई मिथाइल मेथेनामीन, एन एन डाई मिथाइल मेथेनामीन, एन एन डाई मिथाइल मेथेनामीन। तो ये आईपीएसी नेम एमीन के भी आने चाहिए। समझ में आ गया? पहचान प्राइमरी एमीन की NH2, सेकेंडरी एमीन की NH, और टर्सरी में कोई हाइड्रोजन नहीं नाइट्रोजन पर, और इसका सफिक्स क्या होता है? एमीन होता है। ठीक है, पहचान क्या है? प्राइमरी एमीन में N लिखा नहीं होगा, N एल्किल, सेकेंडरी एमीन में N एल्किल लिखा होगा, और टर्सरी में NN 2 बार लिखा होगा। सेम होंगे तो NN, अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो NN डैश करके लिखा जाता है। समझ में आ गया? मान लीजिए एक पे मिथाइल एक पे इथाइल, तो N मिथाइल N डैश इथाइल। ठीक है, और लॉन्ग चेन कार्बन की नंबरिंग की जाती है, सफिक्स एमीन होता है। ठीक है, तो हमें बताना था क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, लेकिन जैसे ही हम शुरुआत के चैप्टर में आए, देखा कि बच्चों को ABCD स्टार्टिंग की देखते पहुंचते हैं, लगा कि कुछ कमी है, इसलिए मैं रुक गया, पहले उस पर काम कर दिया। ठीक है, तो आगे हम प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्या? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस और प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन टेक्निक्स, इन सब बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। गुड इवनिंग।